हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज हम लोगों को क्लास जो है यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग जो कि चैप्टर नंबर जियोग्राफी का फर्स्ट है, इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में करने वाले हैं। यानी कि एक ही क्लास में इस टोटल चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। एकदम मतलब आपको बेहतरीन तरीका से बताएंगे, अच्छा तरीका से बताएंगे, है कि नहीं। और मतलब कि इस चैप्टर को खूब बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, है कि नहीं। इस वीडियो को अगर आप टोटल देख लेते हैं, अगर टोटल याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग एक एक प्रश्न को करके आएंगे, एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा, समझे। देखिए क्या कर रहा है, क्लास 10th का आप लोगों का कर रहा है जियोग्राफी। क्लास 10th के जियोग्राफी है, यानी कि टोटल चैप्टर को हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो में टोटल चैप्टर को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग, हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, जो कि चैप्टर नंबर कितना है, फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुजी आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी कि एक एक प्रश्न यहीं से आएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। देखिए बाबू, यानी कि सबसे पहले हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे कि भूगोल है क्या, भूगोल क्या है, ठीक है। यानी कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है, मतलब भूगोल वह विषय या वह शास्त्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, मतलब इस सब्जेक्ट में हम लोग पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी की संरचना, मतलब पृथ्वी की बनावट, है कि नहीं, संरचना, है कि नहीं, और उनके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले क्या चीज के बारे में, खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कि भूगोल वह शास्त्र है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, यानी कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी के संरचना, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्व एवं पदार्थों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे भूगोल में हम लोग पहाड़ के बारे में भी क्या करते हैं, भूगोल में हम लोग पहाड़ के बारे में भी अध्ययन करते हैं, नदी के बारे में भी अध्ययन करते हैं, झील के बारे में भी अध्ययन करते हैं, कोयला के बारे में भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद में हम लोग देखिए, आप लोगों को एग्जाम 2025 एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, मतलब बार बार पूछे जाने वाले हैं, वही प्रश्न को हम सिर्फ करा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। देखिए आगे क्या कर रहा है, करे कि संसाधन को परिभाषित करें। मतलब संसाधन क्या है, संसाधन मतलब क्या होता है, संसाधन मतलब होता है साधन, संसाधन मतलब क्या होता है, साधन। तो कह रहा है कि प्रकृति में उपस्थित वे सारी वस्तुएं, मतलब कि हमारे प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक या कुशलता, तकनीक कुशलता ज्ञान सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ही है कि हमारे प्रकृति में उपस्थित वे सारी वस्तुएं, मतलब कि हमारे प्रकृति में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिनको मानव क्या करता है कि नहीं, जिनका उपयोग करता है अपनी दैनिक जीवन में, है कि नहीं, और दैनिक जीवन में उपयोग करता है, ठीक है, सामाजिक कार्यों में उपयोग करता है, समझे, और क्या करता है, अपने जीवन में उपयोग करता है, वो सब क्या है, संसाधन है। कपड़ा हम लोगों के लिए संसाधन है क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। पेड़ पौधे भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। गाड़ी भी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, ये सब हम लोगों के लिए क्या है, संसाधन है। मतलब कि उनका उस सब चीजों का हम अपने जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि जिम्मरमैन एक व्यक्ति है जिन्होंने जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब संसाधन क्या ऑटोमेटिक होता है, संसाधन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, नहीं, संसाधन बनते हैं। संसाधन क्या होते हैं, बनते हैं। मान लीजिए कि जो डिजिटल बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या ये डिजिटल बोर्ड होते हैं, नहीं, ये बनते हैं, मतलब इसको बनाया जाता है।
समझे। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, ये कपड़ा होते हैं नहीं, कपड़ा को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसी बात को जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, जिम्मरमैन। क्या कहिएगा बाबू, जिम्मरमैन। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को अपने माइंड में बैठा लेना है। आप लोगों को एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी प्रश्न को हम करवा रहे हैं, समझे। चलिए आगे देखने के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। इस प्रश्न को शायद हम पता नहीं बताएं कि नहीं बताएं, है कि नहीं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो देखिए क्या कर रहा है, किसी देश के तट से 200 किलोमीटर, किसी देश के तट से 200 किलोमीटर की दूरी पर उस देश का अधिकार होता है। मतलब किसी देश के तट से 200 किलोमीटर की दूरी पर उस देश का क्या होता है, अधिकार होता है, जिसे वह देश, है कि नहीं, बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए उपयोग, मत्स्य पालन, बिजली, परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब होता है, मान लीजिए कि यहां से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि इधर भारत हो गया, क्या हो गया, भारत हो गया, और इधर क्या हो गया, अमेरिका हो गया। क्या हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये समुद्र है, मान लीजिए क्या है, समुद्र है। तो 200 किलोमीटर अंदर तक किसका अधिकार होगा, अमेरिका का अधिकार होगा, अंदर समुद्र में। इधर भारत है, तो भारत से 200 किलोमीटर तक अंदर तक क्या होगा, भारत का अधिकार होगा। मतलब यही जो क्षेत्र है वो क्या कहलाते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास, मतलब इस सृष्टि में यहाँ पे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। मतलब जंगलों में जाके पेड़ पौधा खा लेना, पेड़ पौधा नहीं सॉरी फल खा लेना और चीज खा लेना, मतलब कि हम पेट को अपने मतलब भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये बात को किसने कहा था बाबू, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो आप लोग क्या कहिएगा, महात्मा गांधी। क्या कहिएगा बाबू, महात्मा गांधी। समझे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि संसाधन, क्या कह रहा है बाबू, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे मतलब पृथ्वी पर मतलब कोई भी मतलब मानव के उपयोग वाला संसाधन, मतलब कोई भी संसाधन है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संसाधन है कि नहीं, तो उसका संरक्षण और उपयोगिता के बारे में लिखना है कि नहीं। आप लोग समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, संसाधन को विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधन के, कहने का मतलब यह है कि संसाधन को विवेकपूर्ण, मतलब एकदम बढ़िया से सामाजिक रूप के लिए, आर्थिक रूप के लिए, है कि नहीं, और आर्थिक रूप के लिए या पर्यावरण के समस्याओं को समाधान के लिए हम जो जो संसाधनों का उपयोग करते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। जानते हैं ये संसाधन है और इसका संरक्षण करना मतलब कि क्यों जरूरी है कि नहीं, इसका संरक्षण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग आने वाली पीढ़ी करे, क्योंकि इसका उपयोग क्या हो, आने वाली पीढ़ी करे, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। ये संसाधन है, इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका संरक्षण इसलिए आवश्यक है, क्यों, क्योंकि इसका उपयोग आने वाली पीढ़ी करे, है कि नहीं, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी इसका उपयोग करेगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, संसाधन का संरक्षण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। बहुत बीबीआई प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बाबू कि मतलब ये जो संसाधन है ना हो, हम लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए संसाधन है। ये जो संसाधन है, इस संसाधन के निर्माण में मतलब मशीन, टेक्नोलॉजी, तकनीक की क्या भूमिका है। मतलब ये जो डिजिटल बोर्ड है ये हमारे लिए संसाधन है, आप लोगों के लिए भी संसाधन है, ताकि इस पे आप लोग पढ़ रहे हैं और हम इस पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इस डिजिटल बोर्ड को बनाने के लिए इसका निर्माण में तकनीक यानी मशीन, टेक्नोलॉजी कि क्या क्या भूमिका होती होगी, इसके बारे में हम लोगों को बताना है, समझना है। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जो संसाधन के निर्माण होता है, उस संसाधन के निर्माण में तकनीक यानी मशीन की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब बहुत ज्यादा भूमिका है, समझे? काहे ज्यादा भूमिका है? क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण इस संसाधन की खोज की जाती है। मतलब कि विभिन्न उपकरण मतलब कि विभिन्न सामान के कारण मानव के कुशलता और विभिन्न संसाधन का खोज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि उसको हम लोग क्या करेंगे कि मतलब बहुत सारे चीजों को क्या करेंगे, खोज करेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, खोज करेंगे। चलिए, कह रहा है कि बिना तकनीक के संसाधन की खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। मतलब बिना मशीन के सहायता से संसाधन का खोजना या उसका उपयोग करना, मतलब ये क्या है, कह रहा है कि संभव पाना नहीं है कि नहीं? तो संसाधन के खोज में, अच्छा संसाधन के उपयोग में टेक्नोलॉजी का, मशीन का बहुत बड़ा योगदान है, समझे? संसाधन का खोज करना हो तो भी और संसाधन का उपयोग करना हो तो भी मशीन का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। मतलब कि संसाधन को बचाने के लिए, संसाधन को संरक्षण करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। मतलब कि कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संसाधन को संरक्षण करने के लिए आगे आए थे, मतलब कि संसाधन को बचाने के लिए आगे आए थे। तो सबसे पहले मेघा पाटेकर जो थे वो नर्मदा बचाओ अभियान किए थे। कौन सा अभियान किए थे बाबू, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेघा पाटेकर जो थे उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान किए थे। कौन सा अभियान किए थे, नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन किए थे। मतलब कि उत्तराखंड में क्या हो रहा था, सरकार के द्वारा खेल के सामान बनाने के संबंध में क्या किया जा रहा था ना, कि पेड़ को कटवाया जा रहा था। तो उत्तराखंड की महिला जो थी वो सब क्या करती थी कि पेड़ के साथ में पेड़ को पकड़ के चिपक जाती थी। चिपक जाने के मतलब कि इसको पेड़ को आप नहीं काट सकते थे, वहां से पेड़ आप नहीं काटेंगे, महिला को कहना था, ठीक है। हमारे संसाधन को आप क्षति कर रहे हैं। तो संसाधन को क्या कर रही है महिला, क्षति नहीं करने दे रही है, उसको बचा रही है, यानी कि उसका संरक्षण कर रही है। क्या कर रही है, संरक्षण कर रही है। तो इसका नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके मतलब मेन व्यक्ति जिसको बोला जाता है संदीप पांडे जी थे, जो वर्षा जल संचय नीति, संदीप पांडे के द्वारा कौन सा मतलब कि कदम उठाया गया था, वर्षा जल संचय नीति। आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या कह रहा है बाबू, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। यानी कि उत्पत्ति मतलब कि संसाधन कहे का मतलब ना कि माने संसाधन बनने के आधार पर, संसाधन का निर्माण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या करना है, वर्णन करना है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पता होगा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति जिसका मतलब उत्पादन हो, उत्पत्ति हो, उसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव संसाधन और एक होते हैं अजैव संसाधन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इन दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। देखिए जैव संसाधन मतलब, जैव संसाधन का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा हम फास्टली बता रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, दोबारा भी वीडियो को देख लेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैव संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, मतलब वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति क्या हो बाबू, जैव मंडल से हो। जैव मतलब जीव जैव मंडल से हो, समझे, जैव मंडल से हो, जैव संसाधन कहलाता है। मतलब जैव मंडल से, उसमें मुख्य रूप से सजीव आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य हो गया, हम हैं तो हम आप लोगों के लिए संसाधन है, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जैव संसाधन मतलब इसमें जैव संसाधन में मुख्य रूप से सजीव आते हैं, समझे। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से हो, मतलब हमारे जैव मंडल से हो, ठीक है।
है कि नहीं। वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। इसमें जैव संसाधन में मुख्य रूप से सभी के सभी सजीव ही आते हैं, समझे। और क्या हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, पशु हो जाएगा, ये सब सजीव है ना, है कि नहीं। प्राणी हो जाएगा, प्राणी समुदाय हो जाएगा, मतलब प्राणी समुदाय, जितना प्राणी समुदाय है सब प्राणी समुदाय हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे बाबू अजैव संसाधन, क्या चीज के बारे में बात करेंगे, अजैव संसाधन, है कि अजैव संसाधन मतलब अजैव मतलब अजैव मतलब जिसमें जैव ना हो, मतलब जीव ना हो, अजैव, समझे। यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। यहाँ पे जैव है तो जैव मतलब जीव, अजैव है तो अजैव मतलब अजीव, मतलब जिसमें जीव ना होके, है कि नहीं। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहा जाता है कि नहीं बाबू। मतलब कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें सभी कौन आते हैं बाबू, निर्जीव आते हैं। जैसे में कपड़ा हो जाएगा, धातु हो जाएगा, खनिज हो जाएगा इत्यादि, मतलब ये सब हमारा क्या है, अजैव संसाधन है। कौन सा संसाधन है बाबू, अजैव संसाधन है। समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बहुत बढ़िया प्रश्न, आप लोग एग्जाम में बार बार पूछ देता है। कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। VVI प्रश्न है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उपयोगिता मतलब उपयोग, उपयोगिता मतलब उपयोग, मतलब उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। एक आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। आप लोग इस चीज को दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठा लीजिएगा कि उपयोगिता के संसाधन यानी कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय को जानने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। देखिए नवीकरणीय संसाधन, ध्यान दीजिएगा, मतलब वो ऐसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, मतलब कि वैसा संसाधन जिसका उत्पादन मतलब बने निर्माण, जिसका उत्पादन और उपयोग बार बार किया जा सके, वो हमारा नवीकरणीय संसाधन है। जैसे में क्या हो जाएगा, हवा का उत्पादन उपयोग बार बार होता रहता है। जल भी हो जाएगा, है कि नहीं। विद्युत करंट भी हो जाएगा, वन, है कि नहीं। इस सब का उत्पादन और उपयोग बार बार होता रहता है, मतलब खत्म नहीं होता है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग, क्या चीज बाबू, ऐसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, वैसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग क्या किया जा सके, बार बार किया जा सके, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन देखिए क्या कर रहा है, वैसा वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित हो, मतलब पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि इसका उत्पादन ना किया जा सके, चाहे उपयोग ना किया जा सके, पूर्ण रूप से नहीं, मतलब वे वस्तुएं जिसका भंडार सीमित हो, मतलब सीमित हो कि इतने भाई, जिसका भंडार सीमित हो तथा जिसका निर्माण दोबारा ना किया जा सके। अगर निर्माण किया जा सके ना तो बहुत लंबा समय लगे, समझो ध्यान से। वे संसाधन जिसका भंडार सीमित हो के मतलब इतने है, भंडार उसका सीमित है, अब उसको पुनः निर्माण ना किया जा सके, अगर निर्माण किया जा सके ना तो बहुत लंबा वर्ष, हजारों साल, 200, 500, 600, मतलब बहुत लंबा समय लग सके। समझ में आ रहा है ना, लंबा समय लग सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में पेट्रोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कोई करो कि सर का मोटिवेशन बढ़े कि आपके प्रति और सर एकदम जी जान से आपके लिए तैयार हो गए। कमेंट करो, अगर कोई बढ़िया अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है तो सर के तुम ही लोग ना हौसला बढ़ाएगा, सर को तुम ही लोग ना मोटिवेट करेगा, हम तो तुम लोग को पढ़ाइए रहे हैं लोग, समझा। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन, एक आपका संभावी संसाधन है और एक आपका संचित कोष संसाधन है, में अंतर बताना है। संभावी और संचित कोष संसाधन, ध्यान दीजिएगा।
संभावी और संचित कोष संसाधन। संभावी संसाधन मतलब वो ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो कोनो विशेष स्थान पर मौजूद है, उसको अपने जीवन में उपयोग में लाने का संभावना बनी रहती है, उसे हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र के खनिज। मतलब कहे का मतलब ये है कि एजा कोनो संसाधन है, इसका उपयोग, इस पहाड़ के नीचे कोई संसाधन है या पहाड़ के पास में कोई संसाधन है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या लाने की संभावना है कि हम इसका उपयोग अपने जीवन में ला सकते हैं, है कि नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। आगे देखिए, आगे देखने का प्रयास करते हैं, क्या कर रहा है, संचित कोष संसाधन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा संसाधन है बाबू, संचित कोष संसाधन। समझे, कह रहा है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है कि नहीं। मतलब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, मतलब हम लोगों को उपयोगी वाला सामान, हम लोग को उपयोगी वाला सामान कुछ ऐसा होते हैं कि जिसको टेक्नोलॉजी के, उपलब्ध तकनीक के सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी तक प्रयोग तत्काल में नहीं हुआ है, परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। सुनो, ध्यान दो, बढ़िया से समझो हम क्या कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सामान होते हैं, समझे, है कि नहीं, जिसको हमारे पास जो तकनीक उपलब्ध मशीन है, सामान है, उसकी सहायता से हम उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, उसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं, लाया जा सकता है, लेकिन प्रयोग मतलब इसका अभी तक हम तत्काल में उपयोग नहीं किए हैं, ठीक है। परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। अगर भविष्य में कुछ ज्यादा मतलब दिक्कत परेशानी आ जाए, मतलब ज्यादा अगर हम चाहें कि हम करना ही करना जरूरी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब संभाल के है, इसे हम लोग भविष्य का पूंजी भी कहते हैं, मतलब भविष्य में इसका उपयोग बढ़ सकता है, मतलब भविष्य का पूंजी हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोगों का इस प्रश्न, ये मतलब कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव है, अब बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, आप लोग एग्जाम की दृष्टि से एकदम बेजोड़ ऑब्जेक्टिव है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको एकदम एक एक प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को नहीं भूलना है। पहले का बात बता रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना में सबको कॉपी बनाना है बाबू, सबको टोटल को कॉपी बना लीजिएगा, एक भी प्रश्न को नहीं भूलना है, एकदम लगातार कॉपी बनाते चलना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या करा है, करे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बताइए तो, है कि नहीं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, उत्तराखंड में है, समझे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। मतलब बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है बताइए तो, है कि नहीं, उड़ीसा है। कौन सा है बाबू, उड़ीसा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे, आप लोग ध्यान से सब प्रश्न को, एक एक प्रश्न को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, यानी कि नेपाल के किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, है कि नहीं, सिसमुद्रम, है कि नहीं, सिसमुद्रम नहीं, ये वाला नहीं होगा बाबू, ये वाला हो जाएगा दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्राचीनतम कोयले का खान कौन है, मतलब सबसे पुराना भारत में कोयले का खान कौन सा है कि नहीं, तो कौन सा है बताइए, रानीगंज। कौन सा है, रानीगंज है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या कह रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना
किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर है। किस नदी पर है बाबू? कृष्ण नदी पर है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, उसके बाद में हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए तो, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, है कि नहीं? बताइए तो आप लोग फटाफट से कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था बाबू द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। समझे? ठीक है ना? चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए क्या कह रहा है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रश्न बाबू आप लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग कभी मत भूलिएगा। और आप लोग ये भी बताइए कहाँ पे है बाबू? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है बाबू? केरल में है। ठीक है, चलिए हम 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं बाबू कि 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए तो? आपका ऑप्शन हो जाएगा 1973 में हुई थी। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? मतलब कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था बाबू? तो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो डी नंबर, चेन्नई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। समझे? चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। कहाँ पे है बाबू? असम में है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बड़ी फास्ट में बढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सितंबर 1987। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। समझ में आ रहा है ना? चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के लिए? क्या कह रहा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, कावेरी नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखने को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मतलब काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बाबू? महाराष्ट्र में पाई जाती है। समझे? काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है कि नहीं? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है बाबू? उड़ीसा में है। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? बताइए तो कहाँ पे अवस्थित है? बताइए फटाफट से, है कि नहीं? यानी कि कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य में स्थित है कि नहीं? तो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नहीं कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं? देखिए बाबू, अगर इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अपने कॉपी में लिख लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, तो आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कीजिएगा, एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।